हाँ तो नमस्कार दोस्तों, 12th में होना है अगर अच्छे से पास तो आ जाओ एनएसए के पास। यही मिलेगा आपको एकदम हाई लेवल का ज्ञान, बहुत ज्यादा लेवल का ज्ञान। 90% कमा सकते हो, मजाक की बात नहीं है, सही नहीं है। लेकिन अगर मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए तो, और मेरे वीडियोस को फॉलो किए तो, और मेरे चैनल को फॉलो किए तो ही ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर अच्छे से 12th में अगर परसेंटेज चाहिए तो हम लोग जो पॉइंट वाइज वीडियो आप लोगों को बना के देते हैं तो अच्छे से देखिए, उसको पॉइंट वाइज नोट कीजिए, उसको अच्छे से आप स्टडी कीजिए और याद मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% आपको 90% स्कोर तो करेंगे ही करेंगे 12th में। 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, नीलेश सर एकेडमी आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लाता है जहां आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक के शेयर्स देखे, उसके टाइप देखे। उसके दो टाइप थे, एक था कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर, और दूसरा क्या था, प्रेफरेंस शेयर, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं उसी में का एक टॉपिक, रिटेनिंग अर्निंग। रिटेन अर्निंग, इसके पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, अगर याद होगा आप लोगों को कि मेरा एक वीडियो था जो की टर्म्स थे। की टर्म्स में मैंने रिटेन अर्निंग के बारे में भी बताया था आप लोगों को, और उसके ऊपर टेस्ट भी लिया था रिटेन अर्निंग पे, है ना। तो रिटेन अर्निंग होता क्या है, तो हम लोग पहले एक छोटा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमने खुद बनाया था, बाद में फिर हम लोग बुक वाली देख लेंगे। मान के चलिए एबीसी नाम की एक कंपनी है, उसके शेयर्स है आप लोगों के पास। मेरी एक कंपनी है एबीसी नाम की, उसके शेयर्स आप लोगों के पास है, और मैंने बहुत ज्यादा फटाफट से प्रॉफिट कमाया। तो सीधी सी बात है, शेयर मैं तुम लोगों को डबल टिबल चौबल करके दूंगा, है ना। लेकिन अगर मैंने डबल टिबल चौबल नहीं किया, लेकिन हाँ आप लोगों को उसके ऊपर बढ़ के ही मिला, लेकिन जितना मेरे को प्रॉफिट हुआ था उससे मैं डिविडेंड ज्यादा नहीं बांटा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैंने वो रिजर्व करके रखा हूं। क्यों वो रिजर्व इसलिए किया हूं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, उसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन मेन जो मैंने उसको रिजर्व करके रखा हूं, तो अपने ही वो जो प्रॉफिट है उसको अपने ही कैपिटल के रूप में मैंने रिजर्व करके रखा हूं कि हो सकता है मेरा एक्सपांशन हो, मेरे कंपनी का एक्सपांशन हो या कुछ और इन्वेस्टमेंट हो, तो वहां मैं वो करूं और वहां से और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करूं। तो ऐसे फंड को जो मैंने बांटा नहीं, रिजर्व करके रखा हूं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो उसे ही हम लोग कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रोक कर रखना या तो रिजर्व करके रखना। और किसको रखना? अर्निंग को, कमाई को। अर्निंग यानी होती है कमाई। तो इसका डेफिनेशन और इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं जो बुक वाइज है। इन मेनी कंपनीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट, मैनेजमेंट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स। इसमें लिखा गया है कि बहुत सारी कंपनी जब वो हाई प्रॉफिट पे होती है तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में बांट नहीं देती है, वो कुछ न कुछ रिजर्व करके रखती है। इसी का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। A part of net profit which is retained in the company in the form of different type of reserve fund, it is called retained profit or retained earning। जो भी उनका नेट प्रॉफिट होता है उसी को वो लोग अलग अलग रूप देखकर रिजर्व करके रखते हैं अपने ही अकाउंट्स में, अपने ही कंपनी में, उसी का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। समझ में आया? ऐसा प्रॉफिट जो कि मैंने अपने शेयर होल्डर को बांटा नहीं, मैंने उनको बढ़कर ही दिया पैसे, वो लोग भी खुश है, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं किया मैंने। क्योंकि होता है ना कि भैया हम लोग बोनस शेयर दे दिए या तो एक्स्ट्रा का और बढ़ा के दे दिए, भैया ये 100 का शेयर खरीदा था 200 हो गया, ले 300 ले, है ना। करती है बहुत सारी कंपनियां जब उनको हाई प्रॉफिट होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ये भी करती है कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बांटती नहीं है, रिजर्व करके रखती है अलग अलग रूप में, तो ताकि उसका वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके और ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट करवा के दे सके। इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स यानी कि रिटेन अर्निंग के डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग देखना चाहे तो वो यानी कि इसकी रूपरेखा क्या होती है, रिटेन अर्निंग की रूपरेखा क्या होती है, तो उसको हमने 4 चीजों में डिवाइड किया है। पहला है टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। टोटल अर्निंग कितनी हो रही है कंपनी की और वो क्या चीज हो रही है वो हम लोग पहले समझते हैं। इफ देयर इज लार्ज प्रॉफिट, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन मोर अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट। जब टोटल अर्निंग ज्यादा होती है कंपनी की तो क्या करती है कंपनी, उसको रिजर्व में डाल देती है। ये हो गया पहला डिटर्मिनेंट यानी कि रूपरेखा, रिटेन अर्निंग की रूपरेखा। तो कंपनी क्या करती है, जब अच्छी कमाई करती है, बहुत सारी ज्यादा कमाई करती है, तो शेयर होल्डर को ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमें प्रॉफिट मिलेगा,
लेकिन उनको प्रॉफिट कम देकर, प्रॉफिट यानी कि कम रहो या ज़्यादा रहो, प्रॉफिट देकर, लॉस नहीं करवाते, प्रॉफिट देकर वो क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से अपने इधर संभाल के रख लेते, तो उसे ही हम लोग कहेंगे टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। ये हो गया पहला डिटर्मिनेंट, पहला रिटेन अर्निंग का। दूसरा होता है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर इफ द टैक्सेस आर लेविड एट हाई रेट बाय द गवर्नमेंट देयर विल बी लेस सेविंग एंड रिजल्टेंट साइड ऑफ रिटेन प्रॉफिट लो एंड वाइस वर्सा। अब क्या होता है, कभी कभी कंपनियां, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस, बहुत सारे अनगिनत टैक्सेस, अपने भारत देश में यही तो दुर्दशा है, यहाँ टैक्सेस अलग अलग तरीके के टैक्सेस, बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी, CGST है, GST, प्रोफेशनल टैक्स, बहुत सारे ऐसे टैक्सेशन है जो एक कंपनी को पेड करना होता है। अगर ये टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट ने अगर बढ़ा दी तो क्या होता है, इसका पूरा असर आता है वो प्रॉफिट पे, इसलिए प्रॉफिट वो सेव करके रखते हैं, ताकि गवर्नमेंट के जो है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितने भी टैक्सेस है, वो उनको प्रॉपर पेड कर सके। वो पेड किए बाद जो बचता है वो फिर वो अपने शेयर होल्डर में बांटेगी, क्योंकि उन्हें सभी चीज़ों का देखना होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया 100 रुपये की चीज़ थी, मैंने 200 में बेचा, ले रे भाई तू 50 पकड़, मैं 50 पकड़ता है। भैया एक भूखा भेड़िया बैठा होता है जिसका नाम है गवर्नमेंट, है ना, इनको भी पैसे देना होता है, और ये अलग अलग रूप में वो कंपनी से लेते हैं। हाँ भैया तू हमको कितना दे रहा, एक काम कर, 100 की कमाई हुई ना, हाँ तो तू 10 उसको बांट, 10 तू ले, हाँ 80 हमको दे, हाँ 80 काय करे बाबा, हाँ फलाना टैक्स, CGST दे, GST दे, एक्साइज ड्यूटी दे, हाँ ये दे, वो दे, सब दे, लेकिन हमको पहले दे, हमारा हवाला पहले भर, उसके बाद में फिर बाकी लोगों का कर। तो ऐसा गवर्नमेंट करती है, नहीं टैक्सेशन के रूप में। अब यहाँ भी गलत नहीं है, टैक्सेशन होना चाहिए, क्यों, उसी से देश चलता है। लेकिन अगर अनगिनत अनसन अगर आपने अगर लगा दिए, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, तो जो छोटी छोटी कंपनियां वो बेर कहाँ से करेगी, है उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी ने बनाई है, कुछ उनको भी एग्जम्पशंस दी है, लेकिन क्या है वो बहुत सारी चीज़ें कंपनी ओनर्स को पता नहीं होती है, तो उस वजह से वो लोग बेचारे फंस जाते हैं। स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन एंड अप बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो लोग उन लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दे और उनके टैक्स बचाए, ये याद रखना। चलो टैक्सेशन पॉलिसी होगी, उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में इफ द कंपनी फॉलोज कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी सेव्ड एंड रिटेन। अगर कंपनी ने, देखो ये सब चीज़ें मालूम है, शेयर बेचते खरीदते वक्त ही सब चीज़ें क्लियर रहती है। जो MOU साइन करते हैं आप लोग, जो सर्टिफिकेट होता है उसी में लिखा होता है कि हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी लागू हुई है। डिविडेंड पॉलिसी यानी कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम एक्स्ट्रा का कुछ नहीं बांटेंगे, जिसको हम बोलते हैं दिवाली बोनस, नहीं ये बोनस वो बोनस, जो मिलता है अपने को, जो आशा रहती है वो नहीं बांटेंगे। हाँ प्रॉफिट हुआ तो हम इतना शेयर आपको देंगे ज़रूर, लेकिन अगर आशा करते हैं कि 100 की चीज़ 500 में मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डिविडेंड पॉलिसी लागू हुई है, जिसमें कि हम डिविडेंड का कुछ पैसा जो है वो हम रिजर्व करके रखते हैं अपने एक्सपांशन के लिए, या तो जो भी ऑब्स्टेकल सामने आएगा उसको क्लियर करने के लिए, या तो कुछ नया एक्विजिशन करने के लिए। तो इसलिए डिविडेंड पॉलिसी कंपनियां ज़्यादातर लागू करती है, ताकि उनका पैसा भी बच जाए और वो कुछ एक्सटेंशन भी कर सके। तो ये होता है मेरा तीसरा। चौथा, गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ताकि वो लोग शेयर होल्डर का ज़्यादा नुकसान ना कर पाए, कंपनी ज़्यादा लोन लेकर भाग ना जाए, है ना। जैसे अभी रिसेंटली एक बात पता चली है कि कुछ तो भी 25 लाख करोड़ रुपए अभी भी बकाया है, जिन्होंने लोन लिया था कंपनियों ने। ऐसी 16,000 कंपनियां हैं जिन्होंने लोन लिया 25 लाख करोड़। 25 लाख करोड़ यानी कितना हो गया, है ना। तो ऐसा लेकर अभी तक के चुकाया नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा। 25 लाख करोड़, 25 लाख में कितने जीरो होते हैं ये नहीं मालूम हमको, तो 25 लाख करोड़, है ना। तो ऐसी 16,000 कंपनियों की लिस्ट निकाले, अब धीरे धीरे हो सकता है उन पर कार्रवाई हो। तो ये होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल, लेकिन ये गवर्नमेंट का कंट्रोल बड़ा लूज है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ एक ही चीज़ होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, चेहरा देख के दे देती है, ले ये मेरे है ना, ये साड़ू भाई के भाई का बहन का भतीजा है, इसकी कंपनी है, दे दे इसको लोन। तो कैसा चेहरा देख के होता है ना। डॉक्यूमेंटेशन बहुत नॉमिनल होते हैं और चेहरा देख के दे दिया जाता है, और फिर बाद में वो भाग जाता है, जैसे विजय मल्ल्या, है ना। और वो नीरव मोदी, क्या नाम था उसका, वो भागा।
तो ऐसे ही होता है कि अब बात चेहरा देख के दे दिया, अरे बड़ी ग्रोथ कर रही है कंपनी, और कंपनी ग्रोथ करके मस्त क्या करती है, कमा लेती है, और ओनर क्या करता है, वो पैसा बटोर लेता है, दिवालिया घोषित कर देता है और बाहर फॉरेन में जाके बच जाता है। सबसे आसान तरीका होता है ये, और गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं है। तो यही कंट्रोल लाने के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियां लाती है। वो क्या है देखो, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन ट्यून विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, मुझे अगर बहुत ज़्यादा 100 रुपये की चिप पे 1000 रुपये का मुनाफा हुआ तो मैं क्या करूँगा, 900 रुपये अंदर दबा लूंगा, उसमें से 100 रुपये तो दूंगा शेयर होल्डर को, है ना, और 800 रुपये अंदर दबा लिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है, एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है कि भैया एक काम करो, इतना प्रॉफिट हुआ ना तो अब इतनी चीज़ें बांटो, इतना डिविडेंड तो भी बांटो। तो कैसा है, गवर्नमेंट की अगर लगाम रही तो सब लोग मिल बांटकर बरोबर राजी खुशी खा सकते हैं। अगर नहीं तो क्या करेगी कंपनी, सीधा बटोर के लेके जाएगी। फॉरेन की कंपनियां वही करती थी। मान मेरे पहले के ज़माने में क्या होता था, फॉरेन की कंपनी को अगर इंडिया में आना है तो उनको इंडियन कंपनी के साथ टाइप मारना होता था, और यहाँ वो अपना 50% शेयर लेके सीधा भग जाती थी, और अपन लोग रह जाते थे ठंडन गोपाल बन के, क्योंकि अपने को कमाई अपने इधर, मैन्युफैक्चरिंग अपने इधर, रिसोर्सेज अपने इधर, सब चीज़ें अपने ही इधर का यूज़ करके आयता कमा के वो निकल जा रही थी। जैसे बहुत सारी कंपनियाँ, हीरो होंडा पहले थी, हीरो इंडियन कंपनी साइकिल की कंपनी थी, उसके बाद में होंडा कंपनी आई बाहर देश से, उसने कमाई और चली गई, है ना। मारुति सुजुकी, पहले के ज़माने में देखो मारुति सुजुकी, अभी देखो सब अलग अलग है ना, हीरो की गाड़ियाँ अलग मिलती है, होंडा की गाड़ियाँ अलग मिलती है, लेकिन उनको ये टर्म्स थे, गवर्नमेंट के टर्म्स थे, क्योंकि ये कंट्रोलिंग था कि इस तरीके से तुमको करना है। तो एग्जाम्पल देने का तरीका, यानी कि मकसद वही है कि आती है बटोर के लेके जाती है, तो उससे क्या होता है, अपना जो राजस्व है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग भली आत्मनिर्भर भारत जरूर बन रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, कटु सत्य है ये चीज़। हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बाहर देश के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि देखो पेट्रोल, है ना, पेट्रोल, इथेनॉल लाने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी बवाल कर दिए लोगों ने कि इथेनॉल से ये हो रहा है, इथेनॉल से हो रहा है। अरे भैया, इथेनॉल आज से नहीं, कम से कम 30 साल पहले से इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, है ना, नहीं। लेकिन वो हवा उड़ी, इंस्टाग्राम के ऊपर हवा उड़ी, तो वो पूरा का पूरा प्रोपोगंडा एक पेश कर दिया गया कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही है। कुछ नहीं खराब हो रही है, ऐसा अभी तक के कोई भी साइंटिस्ट ने, कोई भी मैन्युफैक्चरर ने इस तरीके का अभी तक के कुछ नहीं किया। हाँ, उन लोगों को और संशोधन करने की ज़रूरत है कि उन्हें हाइब्रिड मॉडल्स पे जाना पड़ेगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत, अगर कुछ जैसे एवरेज वगैरह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि उसे वो इम्प्रोवाइज कर सके हाइब्रिड मॉडल पे। लेकिन अगर बहुत पुरानी बाबा आदम के ज़माने की गाड़ियाँ चला रहे हो आप लोग, 20-20, 30-30 साल पुरानी, ऑब्वियसली उसमें खराबी आएगी। क्यों? क्योंकि वो उतने ज़्यादा ब्लेंडिंग के लिए बनी नहीं है। तो भैया बेचो और खरीदो दूसरी गाड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 15 साल के बाद गाड़ी फेंकना है। लेकिन नहीं, तब भी 30-30 साल से चला रहे हम लोग गाड़ियाँ। तो यार गलती हमारी है, लेकिन हम लोग दोष किसको दे रहे? गवर्नमेंट को दे रहे कि आपने इथेनॉल ला लिया, ये ला लिया, वो ला लिया। अरे भैया ईवी भी ला लिया, ईवी खरीदो। नहीं खरीदना है इथेनॉल की गाड़ियाँ, चलो मत खरीदो, ईवी खरीदो, है ना। लेकिन यहाँ हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ ईवी की गाड़ियाँ महंगी है। क्यों? उसमें जो बैटरी बन रही है ना, वो बैटरी के जो स्पेयर पार्ट्स है ना, वो हमें बाहर देश से ही लाना होता है। जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह है, सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ नहीं होते थे। हम लोग एक इतने से सेमीकंडक्टर के लिए भी बाहर देश पे निर्भर थे। अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में हमारी ईवी गाड़ियाँ भी सस्ती हो, क्योंकि लिथेनियम वाली जो बैटरियाँ, जितनी भी बैटरियाँ हैं, ये सब बैटरियों में लगने वाला जो रॉ मटेरियल्स है, ये हम लोग बाहर देश से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो चीज़ बड़ी महंगी है। पूरी ईवी गाड़ी में क्या होता है, सबसे महंगा जो होता है ना, उसकी बैटरी होती है। सबसे ज़्यादा बैटरी महंगी होती है, क्योंकि वो लिथेनियम आयन बैटरी होती है। लिथियम आयन क्या होता है, एटम क्या होता है, ये तुम लोगों ने 10th में साइंस में पढ़े हो, है ना। अब वो चीज़ों के लिए हमारे महंगी होती है, तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, है ना, कंट्रोल करके रखती है वो चीज़ों के ऊपर। एग्जाम्पल्स इतने आउट ऑफ द बॉक्स दे रहा हूँ, लेकिन इसका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं यहाँ फिट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कंट्रोल ना करे तो हर कंपनी अपनी मनमानी चलाएगी और मनमानी कमा के बैठ जाएगी, अपने आप को दिवाला घोषित कर देगी और सीधा जाके बाहर देश में ओनर बैठ जाएगा, पकड़ो जो करना है कर लो।
नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि सीधी सी बात है, बाहर देश का उसने सिटीजनशिप ले लिया तो आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसको लाने का ही खर्चा इतना हो जाता है जितना कि उसने लोन लिया, उससे डबल टिबल तो लाने का खर्चा हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट हर एक कंपनी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है, एक प्रिस्क्रिप्शन देती है कि भैया तुम लोगों को इतने इतने अमाउंट, इतने इतने परसेंटेज में खेलना होगा, डिविडेंड है तो बांटो, और तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहते और कस्टमर भी खुश रहेंगे। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट्स होता है किसका, रिटेनिंग अर्निंग का। नहीं तो रिटेन अर्निंग अगर ज़्यादा हो जाए लेके भाग जाए कंपनी, है ना। बाहर देश की कंपनी रहेगी वो सीधा बटोरेंगे, अब भैया हमने, जैसे देखो गाड़ियों के चल रहा है, तो मैं और एक बताता हूँ, ये वाली कौन सी, शेरवलेट गाड़ी, शेरवलेट कंपनी है ना। शेरवलेट की कंपनी ने मस्त यहाँ गाड़ियाँ बेची, और उसके बाद में बहुत सारी थी उसकी गाड़ियाँ, एक से एक गाड़ियाँ आई थी, वो सस्ती सस्ती गाड़ियाँ निकालता था, स्पार्क, शेरवलेट स्पार्क, और क्या होती स्पार्क थी, और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ थी, मस्त बेचा, उसके बाद में बटोरा निकल गया, है ना। तो फोर्ड गाड़ी है ना, वो भी ऐसा लग रहा था बंद होगी कंपनी, लेकिन बाहर देखो अच्छा खासा कमा रही है, लेकिन इंडिया से उसने बंद कर दी क्योंकि बटोर के लेके गई। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कंट्रोलिंग लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग अगर नहीं रही तो कंपनियां ऐसे ही हमको लूट कर बाहर जाते रहेगी, जैसा अंग्रेजों ने किए। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बड़ी स्ट्रांग बनती है हर एक कंपनी के लिए, और हमको लगता है कि अगर हम एज ए बिजनेस पर्सन है तो हमें ऐसा लगता है गवर्नमेंट हमें लूट रही है, लेकिन वो लूटना नहीं होता है, वो होता है कंट्रोलिंग। कि भैया अभी तो आपके दिन खराब है, लेकिन आपके दिन अगर बदले तो हो सकता है कि आप भी लेकर भाग जाओ, बाहर के सिटीजनशिप ले लो, फिर हम लोग यहाँ बोलते रहेंगे हाय तो मचाते रहेंगे कि भैया हमारा पैसा गया कहाँ, है ना, फॉरेन में चले जाएगा। अब देखो मोदी जी ने बोला था, एक चीज़ बोला था कि सोना कम खरीदो। अब सोना खरीदने के लिए क्या है, देखो हमारे यहाँ सोना होता नहीं है ज़्यादा, हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, और फॉरेन से इंपोर्ट करना है तो एक ही चीज़ चलती है, डॉलर, और डॉलर के मुकाबले रुपया भी बहुत ही कमज़ोर है। तो जितने डॉलर से हम लोग बाहर से सोना खरीद के लाएंगे तो सीधी सी बात है, हमारा डॉलर जो है, जो हमारा जो बैंक है, जो हमने इकट्ठा करके रखे डॉलर्स, ये कम होते जाएंगे। तो सीधी सी बात है हमारे जीडीपी ग्रोथ में उसका असर दिखेगा। हम लोग जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही हम लोग पीछे। सोना खरीद के क्या करोगे, उससे अच्छा दूसरे इसमें निवेश करो, शेयर मार्केट में खरीदो, जमीन खरीदो, कुछ खरीदो, सोना ही खरीद के क्या करना है। और सोना तो अभी 7वें आसमान पे, अगर 1 लाख कुछ तो भी है ना अभी तोला, यानी 10 ग्राम 1 लाख का चल रहा है तुसा, तो भैया 1 लाख का चल रहा है तब भी तुम खरीदे जा रहे हो, तो वो 10 लाख का होगा, तो यानी 10 लाख के लिए अपने को डॉलर्स कितने देना पड़ेगा बाहर, 10 लाख रुपए, यानी डॉलर कितने गए अपने, है ना। तो वो चीज़ हमारी जाते जाएगी। अब मैंने एक बकेट भर पानी भरा, ठीक है, अब ये मेरे को दिन भर चलाना है पानी, अगर वो बकेट में अगर इतना सा छेद हो गया तो दिन भर चलेगा नहीं, लीकेज अगर हो गया तो सीधी सी बात है वो चलेगा ही नहीं, वो आधे दिन, एक दिन चला, आधे दिन भी नहीं चलेगा वो। तो वही होता है कि जो हमने राजस्व इकट्ठा किया है, अगर वो जरूरत से ज़्यादा अगर बाहर गया तो हमारा जीडीपी ग्रोथ फिर से नीचे आ जाएगा, और जीडीपी ग्रोथ नीचे आना बोले तो हम लोग विकसित देश में नहीं गिने जाएंगे, हम लोग फिर से पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो इसीलिए ये सब कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, लेकिन याद ये रखना है कि रिटेन अर्निंग होती क्या है, रिटेन अर्निंग के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये अगर पूछा तो 2 मार्क के लिए पूछता जरूर है, नहीं तो डिफरेंशिएट बिटवीन में पूछेगा, डिटर्मिनेंट्स, रिटेनिंग अर्निंग क्या होती है, कैपिटल बोरोज क्या होता है, तो इसके डिफरेंशिएट भी पूछ सकता है। तो वो भी मैंने तुम लोगों को पहले ही उसका वीडियो बना के आप लोगों तक के पहुंचा चुका हूं। तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं जो वीडियो बनाता हूं ना, वो हर एक टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं वही टॉपिक लेता हूं जो पेपर में आ सकता है, जिसका 90% गारंटी है कि वो पेपर में आएगा। इसलिए तो मैंने याद है एक वीडियो में बोला था कि भैया हमारी वीडियो देखकर अगर किसी ने एग्जाम दे दिया आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि 90% हमारा जो अजम्पशन है, हम लोग जो तुक्का लगाते हैं वो 90% एग्जैक्ट सेम होता है जो पेपर में आता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से पेपर देखते हैं या लीक होता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से जो हमने स्टडी करके रखा है हर एक क्वेश्चन पेपर का, तो वो क्वेश्चन पेपर्स को हमने देखकर ये बता सकते हैं कि अब अगली बार क्या पूछेगा, क्योंकि लिमिटेड लेसन्स है।
कॉमर्स में लिमिटेड लेसन है और घुमा फिरा के क्या पूछेगा तो वही पूछेगा। तो हमें पता है कि क्या पूछ सकता है जिसके 90% चांसेस है, इसलिए हमारी वीडियोस को ज़्यादातर देखिए और आप लोग अच्छे से 90 अबाउ स्कोर कर सकते हैं। तो NSA व्लॉग में आपका स्वागत है। नीरज सर अकेडमी NSA आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमें लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाए। जिनको भी ज़रूरत है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप लोग अपनी एक सिविक सेंस और अपने सिविलाइजेशन को, जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके। और हम लोग तो निभा ही रहे हैं, ये आपकी बारी है, आपको भी निभाना है। तब तक ले स्टे ट्यून, हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे। तब तक ले जय हिंद।